तो अगर हम देखें तो विश्व राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। और इस बीच हिंदुस्तान ने जो पिछले दिनों कदम उठाया अपने ही हिस्से में, अपना जो हिस्सा जिसमें आर्टिकल 370 एक कहीं ना कहीं अलगाव की वजह बना हुआ था, कुछ अलग एक पहचान देता था, उसको हटा करके हिंदुस्तान की बाकी रियासतों की तरह अपने जम्मू कश्मीर को हमने अपने साथ किया है। और अब हमारा हदफ साफ तौर पर हमारी संसद में कहा गया हदफ है कि हमारा हदफ है मकबूजा कश्मीर, हमारा लक्ष्य उस तरफ है। और जब ये बात पाकिस्तान को पता चलती तो जगराते हो रहे हैं, नींदें उड़ी हुई हैं। वो इसलिए उड़ी हुई है कि कैसे कहीं ये भी मुमकिन ना हो जाए, क्योंकि ये दौर अलग है, ये मोदी दौर है, मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि जब हम ये बात कहते हैं तो जी सलाम के फेसबुक पेज पर हमें लगातार जो है तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन यही इस प्रोग्राम की कामयाबी है कि जो हक बात है, जो सच्चाई है, वो आवाम के बीच, आवाम के सामने आनी चाहिए। विशाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फौज की कठपुतली अपने आप को कैसे निकाल पाएगी इस सानहे से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ही अभी एक सानहा है, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है उसके साथ। क्या वो मुल्क अपने आप को इससे निकाल पाएगा? क्योंकि जो उसकी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था, जो उसका बेस था कश्मीर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता जा रहा है। उनकी राजनीति, इसके बाद उनकी राजनीति होगी कैसी? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान जिसका जन्म ही धर्म के आधार पर हुआ, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ फौज, सेना के दम पर उसका अपना अस्तित्व बना हुआ है। आप देखें तो बहुत पीछे में जाना चाहूंगा, जियाउल हक साहब के समय में जब मलिक साहब हुआ करते थे तो उन्होंने, फौज के थे जी, कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने धर्म के वजूद को, पाकिस्तान के वजूद को बनाए रखने के लिए एक नारा दिया और उस नारे का नाम था कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वार। मतलब कुरान का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि ये वार का कंसेप्ट है। और तब से लेके आज तक, और आज जो वहां के अपने कमांडर हैं जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल बढ़वाया है, आर्मी चीफ ने, बाजवा साहब, तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ ये बात इसी तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान का वजूद सिर्फ सेना के दम पर है। आप बलूचिस्तान को ले लीजिए, हटा दे पाकिस्तान सेना, एक दिन के लिए हटा दे, 1 घंटे के लिए हटा दे, आपको पाकिस्तान का अस्तित्व दिख जाएगा कि किस आधार पर टिका हुआ है। तो ये पाकिस्तान सेना के हाथों में कठपुतली है। और मैं आपको बता दूं जी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कोई भी बने, जब तक पाकिस्तान की सेना चाहेगी तब तक वो वहां का चुना हुआ प्रधानमंत्री रहेगा। तो इसका मतलब ये माना जाए आसिफ जिलानी साहब कि बाजवा साहब और इमरान खान के बीच में अच्छी मतलब है उनका, ताकि वो ये चाह रहे हैं कि अगर कोई और आ जाएगा तो इसी वजह से कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने में हिंदुस्तान कामयाब होगा, इमरान खान को 2 मिनट में बेदखल करा देगा। तो शायद यही वजह है कि ये भी एक डर होगा तो बाजवा साहब का कार्यकाल बढ़ा दो। नहीं, जिस सुधारवादी सोच, जिस न्यू कॉन्सेप्ट के साथ इमरान खान ने वहां आगाज किया था, लोगों के साथ एक वायदा किया था कि एक नया पाकिस्तान हम देने जाएंगे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में पाकिस्तान का एक नया चेहरा दिखेगा, उसके तमाम पड़ोसी मुल्कों से एक अच्छा रिलेशन होगा। लेकिन जो चीज़ें सामने अभी देखने को मिल रही हैं, इमरान साहब जिस तरीके से वो अपनी ही बातों से पलट गए, वहाँ ही आवाम से किए हुए वादों से वो पलट गए। और आपने बाजवा का जो कार्यकाल है 3 साल का, उनको बढ़ाना, वो ऐसे नहीं, वो जो ताकत है वहां फौज की, जो बात अभी कह रहे थे मिश्रा जी, कि वो बिना उसके वहां के कोई भी पॉलिटिशियन सरवाइव नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर, बिना फौज के वो एक काम नहीं कर सकते। और बाजवा हो, उससे पहले के जो लोग हों, जितने भी ये फौजी हैं वहां पे, उनका एक ही इरादा है, एक ही सोच है, वो भारत के खिलाफ युद्ध की तरह माहौल बनाना, भारत को एक दुश्मन की तरह दिखाना, भारत के लोगों को काफिर कहना। और मुझे हैरानी तब होती है जब हमारे यहाँ बैठे हुए कुछ लोग पाकिस्तानी भाषा बोलने लगते हैं और वो ये नहीं देखते कि जो भारत से आजादी के बाद बंटवारे, जब इसका पाकिस्तान का जन्म हुआ और भारत से गए हुए लोगों को आज भी मुहाजिर कहा जाता है, आज भी वहां पे 2nd ग्रेड सिटीजन का उनको खिताब मिला हुआ है, उन्हें 2nd ग्रेड सिटीजन की तरह उनको लोग देखते हैं, उनको आज भी पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। इसके लिए कितने बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं, आपने देखा MQM जैसा एक आउटफिट जो पूरे यूरोप और कनाडा बेस्ड है, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के खिलाफ चला रहा है। नाइला बलोच और जो ब्रह्मदत्त बुगदी जैसे जो बलूचिस्तान के लीडर हैं, वो बलोच को कभी भी आजाद कर सकते हैं।
अभी बहुत अच्छी बात कही कि अगर वहां एक दिन फौज हटा दीजिए तो वो बलोच पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। सिंध की हालत में आपको बताऊं जी, ये तो नायला बलोच के तमाम आप उनके बयान देख लीजिए। वो उनका कहना है कि जिस दिन आजाद होगा पहली मूर्ति वहां पे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की लगेगी। ये मोहब्बत है। आज देखिए कि वहां पे एहतजाज मैंने अभी 3-4 दिन पहले देखा है, पाकिस्तान के खिलाफ इतना रोष था। वहां की औरतें सड़कों पे निकल के आई थी। जब सड़कों पे औरतें आने लगे एक इस्लामिक ममालिक पे जिसका जन्म धर्म के आधार पे हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे बदलाव के लिए लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका दमन किया जाता है, उनके मानव अधिकार का हनन किया जाता है फौज के थ्रू। उनको ऐसे दबा के रखा जाता है कि वो अपनी आवाज को नहीं उठा सके। नहीं तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान में चाहे वो कराची हो, कराची में जो हालात हैं, कराची में जो गुंडागर्दी है, आप दहशतगर्दी को तो एक तरफ कर दें, जो आपस में वहां गैंग वॉर है, जितने भी दुनिया के छटे हुए बदमाश, छटे हुए जो मतलब जितने भी इस तरह के अंडरवर्ल्ड के लोग वो कराची में रहते हैं। चाहे वो दाऊद हो गया या दाऊद से भी बड़े बड़े नाम जो वहां का लालू खेत का इलाका हो, चाहे वहां के जो ये जो समंदर के सामने वाले जो इलाके हैं जहां पे ये क्लिफ्टन का जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां दाऊद इब्राहिम रहता है, जो हमारे यहां से भगोड़ा है, उसको भी उन लोगों ने वहां पे उसको पनाह दे रखी है। आप यकीन करें कि उन्होंने अपने यहां माहौल ऐसा बना रखा है कि समाज के अंदर इतना रोष है। और उनको एक उम्मीद जगी थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल कम है, स्पोर्ट्समैन है, समाज में एक थोड़ा अलग तरीके से सोच रखता है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, तो एक उस नजरिए से लोगों ने उसको सपोर्ट किया था कि वो आएगा तो कम से कम भारत के साथ। वो जानते हैं पाकिस्तान के लोग भी कि भारत जैसे मजबूत देश के सामने इमरान खान क्या, इमरान खान के जितने पीछे के आप लोग देख लीजिए उनकी क्या हालत करी हिंदुस्तान ने। ये इतिहास में है, कोई चीज हम लोग इधर उधर की नहीं करते, कोई हम कुतर्क नहीं देते। हिंदुस्तान के लोग जो बात करते हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हालात इतने बदतर हैं कि खाने के लाले पड़े हुए। आप यकीन नहीं करेंगे, सब्जियां महंगी हैं इस वक्त। वहां पे जो दलहन तिलहन जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी रुक जाएगी, वो उसकी महंगाई आसमान छू रही है। लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा है कि कभी भी वो इमरान खान के खिलाफ, जिस तरीके से ताहिरुल कादरी ने एक जमाना था देखा था कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, एक जो रिलीजियस लीडर वहां का है ताहिरुल कादरी, उसके बाद यही हालत बनने जा रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक ऐसे देश जिससे कोई लेना देना नहीं, जिसका अपना इंटरनल मैटर कश्मीर का है। और मैं आपको यहां से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर के लिए जब भी अब बात होगी, सरकार क्यों अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को बार बार बता रही है दुनिया के पटल पे, कि उसे मालूम है कि अब चर्चा होगी तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर की होगी। हम अखंड भारत को बनाने वाले लोगों में से हैं। हम अखंड भारत के हर हिस्से को भारत में मिलाएंगे। और अगर पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरता है तो मुझे लगता है कि नक्शे में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। मैं आ रहा हूं संजय जी, इमरान खान आखिर में अपने रंग में आते हुए दिखे भी। 14 अगस्त को जब वो भाषण दे रहे थे या उनके सदर अपनी बात कहते थे, उन्होंने अपने कोई असली रंग दिखा दिया कि अब हम हो सकता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद कर दें। यानी इस तरह की बातें भी उनके प्रेसिडेंट भी कह रहे थे, उनके पीएम भी कह रहे थे, ऑफिशियली कह रहे थे। मतलब आप सोचिए कि मजहब का आखिरी कार्ड भी उन्होंने खेल दिया, वो इस हद तक भी गिर जाए। मतलब सारे पत्ते उन्होंने अपने यूज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए इमरान, ये मुबैना जिहाद इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। अलवी साहब जो उनके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुलेआम कहा था कि जिहाद को अपनाना पड़ेगा। अगर वो हुआ, हर पाकिस्तानी को तैयार रहना पड़ेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जैसे मेरे भाई जिलानी साहब अभी कह रहे थे कि हालत बहुत बुरी है, और इमरान खान ने जो बेहतरीन सपने दिखाए थे, उन सपनों को देखने के बाद एक पाकिस्तान की जो लोग हैं, उन्होंने उनको चुना था कि अब ये आ जाएंगे और अब
उनकी किस्मत पलटेगी। तो ऐसा लग रहा है कि या तो ट्रंप साहब से डांट खाने के लिए चुना था या क्राउन प्रिंस की गाड़ी ड्राइव करने के लिए चुना था। देखिए, ये दो वजह से चुना गया था क्या? अब अगर आप वहां के टेलीविजन चैनल्स पे रिपोर्ट्स देखें किस तरीके से लोग बहुत नाराज हैं इमरान खान से आज, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि कितने वादों के बाद वो आए थे। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा स्पष्ट होता है कई चीजों को यहाँ के जो रोज हो रही हैं, कि वो किसी और की हाथ की कठपुतली बन गए हैं, यानी कि फौज के कठपुतली बन गए हैं। जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं, और बिल्कुल वहां के मासेस में उनके प्रति अब कोई ट्रस्ट भी नहीं बचा है। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए, जब वो आए थे हमारे प्रधानमंत्री ने फोन करके उनको बधाई दी थी। कितनी खुले दिल से भारत सरकार ने उनका स्वागत किया था, जबकि उस वक्त भी संबंध कोई इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन हमने वहां से क्या पाया है? भारत ने हमेशा क्या पाया है? भारत ने हमेशा वहां से दुख, दर्द और तकलीफ पाई है, उग्रवाद पाया है, जिसको कितने बरसों से हम बार बार कह रहे हैं कि रोको रोको रोको, लेकिन वो उस चीज पे बिल्कुल अपनी कोई भी जवाब। तो आज उल्टा हो चुका है ना, हम एग्रेसिव हैं पीओके को लेकर, वो डिफेंसिव है। एक दिन तो ये आना ही था। हम कितने दिनों तक इस चीज को सहेंगे? हमने भी अपने हजारों लाखों लोगों की जानें दी हैं, हमारे कितने जवान इस चीज में मर गए, लेकिन हम शांति प्रिय देश हैं, हम गांधी के राष्ट्र हैं, हमने पूरा प्रयास किया अपनी ओर से, लेकिन वो जब नहीं माना तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कैसे सख्ती के साथ निपटा जाए। 4 वॉर वो हारे हुए हैं हमसे, फिर भी उनको कोई इस चीज का इल्म ही नहीं रहता। और बार बार मेरे को एक ही बात याद आती है कि कौन है वहां का पॉलिसी मेकर जो ऐसी गलत पॉलिसियां बना रहा है? अरे भाई, कम से कम सही पॉलिसी तो बनाओ एक मुल्क के लिए। मालूम नहीं क्या हो रहा है वहां पे, और उसका हम ना चाहते हुए भी हमको इस तरह की सख्त बातचीत करनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये खत्ते के लिए तो अपने आप में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। ऐसा पड़ोसी खुदा किसी को भी ना दे। बिल्कुल जी। संदीप जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात हो रही है कि डेमोक्रेसी की बात अगर पाकिस्तान में कही जाएगी कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, तो मुझे मिश्रा जी की वो बात बहुत सटीक लग रही है कि वहां सत्ता का जो उपयोग हो रहा है वो पूरी तरीके से फौज कर रही है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है। तो जो जिस जनता ने जिस व्यक्ति को प्रधान चुना है, इमरान खान को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर वहां बहुमत मिला है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर आपको ये सीख हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेनी चाहिए कि डेमोक्रेसी चलती कैसे है। 2 जुलाई 72 से लेके आज तक जितने भी आप टर्म्स देख लीजिए, जो चड्ढा जी भी कह रहे थे कि हम लगातार आपको नसीहत दे रहे थे, आपको समझा रहे थे, लेकिन वो समय सीमा अब समाप्त हो गई है। और अगर आप समय रहते नहीं समझे तो लाहौर भी अब, इस्लामाबाद भी कोई दूर नहीं है कि वहां भी तिरंगा फहरता दिखाई देगा। और ये सशक्त जो हमारी मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि सबका साथ और सबका विकास, तो अब वो हमारा पाकिस्तान जो है, लाहौर जो है, इस्लामाबाद जो है, वो भी उस विकास की कड़ी में जुड़ जाएगा, क्योंकि इमरान खान के बस का नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके। बाजवा का जिस तरीके से विरोध कर रहे थे वो आने के पहले, और आते ही ऐसी कौन सी गिदड़ भपकी उनको मिली कि बाजवा को उन्होंने 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, और भारत ये प्रूव करता है तो कि मतलब भारत फौज में, जैसा चाहेगी वैसा हो। हाँ, पाकिस्तान में वैसा ही होगा। इमरान साहब, देखिए एक चीज और बता दूं जो मैं बार बार कहता हूं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना तय है। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है बहुत सारे इशारे है। लेकिन सर फौज कहां किस तरफ ले जाएगी? एक लाइन मैं छोटी सी बताना चाहता हूं। मुझे मौका मिला है, मैं लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह गया हूँ। एक डेलीगेशन गया था जिसमें हाई कोर्ट से हमारा, इसमें मैं गया था, और मैं तमाम आवाम से वहां मिला था। और मैं आपसे सही बयान कर रहा हूं, किसी भी आवाम के जो वहां पे लोग थे, उन लोगों के मन में हमारे प्रति डर बैठाया जा रहा है। आई डोंट नो हु इज डूइंग दैट, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब मुझे मिले तो मुझे बोले, अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसे ही हैं सब लोग, और बिल्कुल कोई फर्क भी नहीं है वहां के लोगों में और यहां के लोगों में, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन
देखिए आप, ये पॉलिटिकल क्लास जो पाकिस्तान की है वो वहां के लोगों के मन में इस तरीके, देखिए राष्ट्रपति जिहाद की बात करते हैं, देखिए आप, क्या होगा इस राष्ट्र। मुझे लगता है कि ये जो जिहाद का कंसेप्ट है, ये जो मैंने वर्ड यूज किया था ना कि वहां के जियाउल हक साहब के टाइम पे मलिक साहब ने कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वार दिया था। उस कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वार में उन्होंने खुलेआम कहा, जनता को गुमराह किया और कहा जिहाद के लिए उधार मांग कर लेकर आओ। मतलब, और आज मैं आपको बता दूं कि ये जिस जिहाद के नाम पर अलगाववाद को फैला रहे हैं, इसी जिहाद के नाम पर ये पूरा पाकिस्तान 4 हिस्सों में बटेगा। और दूसरी बात, ये जिस चाइना के दम पर कूद रहे हैं कि चाइना इनको सपोर्ट करेगा, वही चाइना इनको मगरमच्छ की तरह निगल जाएगा, इनको एहसास नहीं है। देखिए पावरफुल ग्रुप अब क्या कर रहे हैं, जहां पे चाइना नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए 5 में से 4 मेंबर ने खुला इनके लिए, हाँ विरोध, मैं वही बता रहा हूं, पोजीशन में पावरफुल ग्रुप 10 में 15 लोग होते हैं, 10 में से 9 लोगों ने खुला इनके लिए अपोज किया। और तो और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पिछले ही महीने कुलभूषण जाधव का केस, उसी की तो टीस है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से वो मसूद अजहर का जो है बैन होना, चाइना के लाख वीटो करने के बाद, फिर वही झूठा मीडिया कुलभूषण मामले में रोना छोड़ पाकिस्तान मीडिया का भी रोल जो है डिप्लोमेटिक जीत हुई के नाम पर है, पाकिस्तान की जीत हुई है सेना के आधार जबकि पर। मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान के बगैर इतना पाकिस्तान झूठा, कुछ भी नहीं कर इतना सकता। प्रोपेगेंडा, इमरान ये खान कश्मीर तो को क्या, लेकर जो कोई भी प्रोपेगेंडा हो रहा था ना, वो भी अब जब जिस तरह से 370 आराम से हट गया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि हमारे इतने भारी प्रोपेगेंडा का हुआ क्या, और उसी का शिकार तो हमारे यहाँ की कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी। मुझे लगता है कि आवाम से अगर बात की जाए तो आवाम का जो निर्णय होगा, मुझे लगता है वो शायद ये कह देंगे कि हमको भारत के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनी सरकारों का, तो लोग कम से कम यही चाहते हो। हाँ, यही वजह है कि वहां पर मकबूजा कश्मीर के अलावा आप चाहे बलूचिस्तान की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, अगर आज वहां जनमत संग्रह हो तो वो कह देंगे कि हमको नेता चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए, नेतृत्व चाहिए, इमरान खान का नेतृत्व नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र वहां पे। चलिए एक और छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं। बहुत अहम बात है पाकिस्तान के हवाले से, ट्रंप ने लगाई है डांट इमरान खान को और कहा कि खित्ते में अमन अमान बनाए रखिए, सबकी जिम्मेदारी है, जरा खामोश रहिए, इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजियों से बचिए कि दूसरा पक्ष जो है उससे बरहम हो। एक छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे हैं। तो मोदी ट्रंप इत्तेहाद ने, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो मोदी ट्रंप इत्तेहाद ने पाकिस्तान को आज ढंग से आईना दिखा दिया है और पिछले 18 घंटे में चीजें और बदल गई। जो कोहराम मचाए हुए थे पाकिस्तान, वहां से भी निराशा हाथ लगी। अमेरिका का जो एक बड़ा सहारा था वो भी कहीं ना कहीं छूटता नजर आ रहा है। हालांकि उनके अपने इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में जिस लेवल पर जरूरत है वहां तक वो उनका साथ देंगे, इससे ज्यादा वो उनका साथ देने वालों में से नहीं है। और जिस तरह से आधा घंटे की जो बातचीत है उसमें बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान ने समझा दी है और अमेरिका को समझ में आ भी गई है। मुझे लगता है आप लोगों के फाइनल कमेंट अब मैं इसमें लेना शुरू करूंगा। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रोफेसर विशाल, कि ये जो आधा घंटे की बात हुई है, डायलॉग हुआ है, सारी चीजें अमेरिका को लगता है हमारी इसको डिप्लोमेटिक जीत ही हम कहें कि वजीर आजम ने ढंग से समझा दी। बिल्कुल ये डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान को ये चीज समझना होगा कि कश्मीर का मुद्दा भारत का अपना आंतरिक मुद्दा है। जिस चीज की वो बार बार दुहाई दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन नंबर 37/43 का बार बार, वो शिमला समझौते के तहत बहुत पहले खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके जो प्रावधान थे उसमें प्रावधान में पहले था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को कंप्लीटली हटा लेगी
दूसरा प्रावधान था कि इंडिया अपनी आर्मी को मेंटेन रखेगा अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कि ताकि उसकी अपने सिक्योरिटी कंसर्न मेंटेन रहे। ये बातें बहुत पहले खत्म हो गई जी। और अब पाकिस्तान को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि नहीं, ये कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा था, क्या लेना देना है। आप अपने बलूचिस्तान को देखिए ना, आजाद कश्मीर है ना उसका नाम, उसके बावजूद भी आज आप उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। वो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें आजादी दे दो। तो इसलिए ये सरासर भारत की कूटनीतिक जीत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये भूल रहा है इमरान खान बार बार, पाकिस्तान बार बार, कि इंडिया और यूएस के रिश्ते इस 21st सेंचुरी में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड अप टू लार्ज। सर मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा, संजय जी। देखिए, बहुत क्लियर हो गया है आज की और बातचीत के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के बाद, कि अब ये एक रीजनल इशू जो है वो, अगर वो चाहते हैं कोई बातचीत करना, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, उस पर कोई बात हो नहीं सकती। ये देखिए, अभी जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, एक तरफा आपने कर दिया। अरे भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए क्या मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाऊंगा? कौन उनको सिखाता है? आप ये देखिए, एक तरफा नहीं है। कानून जो बनेगा वो मेरी पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से बनेगा, मैं अपने हिसाब से बनाया और पास किया है हमने, और बिल्कुल पुख्ता है, इन चीजों में अब कोई डाउट नहीं है। और हमारी पूरी एनर्जी इस वक्त भारत की, जैसा हम देख रहे हैं, कश्मीर के उत्थान और उन्नति में लग रही है, ना कि इन बातों में कि हम पाकिस्तान को कहीं अब रखते ही नहीं। इसी बात की पाकिस्तान को तकलीफ है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा और लोगों को समझ में आएगा, तो वो पाकिस्तान का राग क्या, पाकिस्तान को सोचना भी भूल जाएंगे। ये उनके लिए पाकिस्तान हराम हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी जैसे जैसे वहां पर हालात अभी और बेहतर होते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर होती है। संजीव जी, मुझे लगता है कि जिस बात को चड्ढा जी कह रहे हैं, उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर जमहूरियत चाहती है, और हिंदुस्तान की जमहूरियत ये अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान को कैसे समझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी लगातार ये बता रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो संकल्प है, वो देश हित उसमें सर्वोपरि है। और जम्मू और कश्मीर जो हमारा अपना मामला है, इसके लिए कानून हम अपनी संसद में बनाएंगे, ना कि पाकिस्तान की संसद तय करेगी कि कश्मीर हमारा कैसा होगा और उसके लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। तो अगर समय रहते इमरान खान साहब इस बात को नहीं समझ सकते हैं, और बाजवा साहब अगर उनको छड़ी लेके पीछे से लगातार बजा रहे हैं कि नहीं, आप जो मैं कह रहा हूं वो कहिए, तो ऐसे तो जमहूरियत नहीं चलने वाली है। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, उत्थान और उन्नति की बात अभी आई यहाँ पे, कश्मीर के उत्थान और उन्नति का ये असर है कि मैं आपको आज बताऊं कि आज हिंदुस्तान के एक बड़े लीडिंग इंग्लिश पेपर ने जो रिपोर्ट लगाई है, उसमें ये कहा गया है कि जो अलगाववादी, जो पाकिस्तान प्रस्त कश्मीर के अंदर नेता हैं, वो भी अब ये सोच रहे हैं कि उनकी जो आने वाली जनरेशन, जो सेकंड लीडरशिप है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कश्मीर में हिस्सेदारी करेगी। ये आज की रिपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान की अब चर्चा इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो बेमानी है। हमारे हुकूक हैं, हमारे हक हैं, हमारे आईन के तहत हम सारे काम कर रहे हैं। हमने यूनियन टेरिटरी बनाई, हमने यूनियन टेरिटरी 2 जगहों को डिक्लेयर किया। एक लद्दाख जो 70 साल से उनकी डिमांड थी, वहां का एनसी का लीडर हो, वहां का पीडीपी का लीडर हो, वहां का कांग्रेस का लीडर हो, तमाम जो लोग हैं उन्होंने 70 साल से लद्दाख को अलग करना चाहा। एक चीज कंप्लीट हो गई। और हमारे वजीर आजम की मजबूती देखिए इरादे के अंदर, उन्होंने क्या कहा था, या हमारे वजीर दाखिला ने क्या कहा था कि हम आगे चल के कश्मीर में अगर हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर से हम स्टेटहुड कर देंगे, उनको बरकरार रखेंगे, उनको राज्य बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो यहाँ के लीडरान थे, अलगाववादी नेताओं को भी अब समझ में आ रही है कि मेन स्ट्रीम, शाह फैसल जैसे लोग, आप देखिए कि शाह फैसल का भी आज मैंने कहीं को बयान देखा है कि अब उन्हें लग रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में एक अहम रोल निभा सकते हैं। जो भारत के एक बहुत बड़े जो प्रशासनिक सेवा की जो हमारी नौकरी होती है, उसमें हम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा उसी को मानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके वो वहां चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं और वहां पे भारत के अंदर उन्होंने अपना, उनके अंदर ये सोच आ रही है। कश्मीर के युवा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो कश्मीर की अभी जो यूनियन
टेरिटरी है वो किससे मजबूत होगी? वो होगी पंचायत से, वो होगी वहां के छोटे कॉर्पोरेशन के चुनाव से। वो जब अपने आप को मजबूत फील करेंगे तो यूनियन टेरिटरी अपने आप में एक बहुत मजबूत स्थिति में बहुत जबरदस्त काम करेगी। और यकीन माने, क्योंकि वजीर आजम साहब की जो सोच है, और यकीन रखना है कश्मीरी भाइयों को कि अगर उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे दोबारा दे सकते हैं, तो आप ये पाकिस्तान और ये जो जैद हामिद और वहां का रेल मंत्री और वहां का पता नहीं क्या क्या बावेला मचा रखा है। यहाँ के एक दो लीडर हैं, वो एक जेएनयू की टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब। इन्हें चाहिए कि कश्मीरियों के बीच में जाके उनके हौसला अफजाई को और बढ़ाएं। ईद उल अजहा ने तो ईद उल अजहा और 15 अगस्त को भी समझ में आ गया, जो कश्मीरियों ने उसमें आराम से अमन के साथ में हिस्सा लिया, अपना त्योहार मनाया और कोई चूं तक नहीं कर पाया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये कश्मीरियों का जज्बा है, ये उनकी अमन पसंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। जी सलाम सबसे ज्यादा इस खबर पर बना रहा है शुरू से। 370 हटाए जाने से पहले हम लगातार इस पर बात कर रहे थे और लगातार कश्मीरियों के हक में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रही जी सलाम के साथ।